जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? ठीक है जी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और कल की क्लास आप लोगों ने ली होगी। अगर किसी से कल की क्लास मिस हो गई थी तो हमने सिलेबस पे बात की थी। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमने जो है वो सिलेबस पे की थी कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो सिलेबस में हम कौन-कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्या-क्या चीज़ें जो है हमारे पास होंगी। तो पूरी डिस्कशन हमारी वहाँ पे हुई थी। अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ को यहाँ से नोट करें कि हमें आगे जाके क्या चीज़ों को देखना है, किस तरीके से देखना है। तो आज मैंने आपसे बात करनी है, पेपर पैटर्न पे बात करनी है कि किस तरीके का पेपर हमारे पास आता है, ठीक है? हमारी सारी डिस्कशन इसी तरीके से होगी और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीक दैट वी हैव और होपफुली जो है वो
चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, न्यू स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली दे आर गोइंग फॉर द एडमिशंस एंड ऑल दैट। तो कल रिजल्ट भी आया है A2 का, तो और भी चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फर्स्ट क्लास में डेफिनेटली इट वाज इंट्रोडक्शन थिंग, मैंने आपको बताया कि क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके से आपकी क्वेरीज वगैरह मैंने एड्रेस की। कल की जो क्लास थी हमने उस पे सिलेबस की डिस्कशन की, और अभी मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे पास पेपर जो है वो किस तरीके से आता है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी इसमें आप जो है वो याद रखिएगा, पेपर के उसमें से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपका पेपर किस स्टाइल का आता है, और आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, और आपने कितने क्वेश्चंस जो है हैंडल करने होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब मैं बच्चे को बता रहा होता हूँ कि आपके पास ये पेपर आएगा, ये चीज आएगी, ये आपके साथ जो है वो ये चीजें होंगी, तो बच्चा उस चीज को जो है वो सुन तो रहा होता है, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम वो उन सब चीजों को जो है वो भूल जाता है। और मेरे पास बहुत दफा ये सवाल आता है कि सर पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। तो दिस इज समथिंग जो है मुझे बड़ी जो है वो डिस्टर्बिंग किस्म की लगती है कि आपने एक एग्जाम देना है, एक पेपर देना है, आपके पास उसका एक बहुत ही क्लियर कट आइडिया जो है वो होना चाहिए कि हमने इन इन चीजों को जो है वो कवर करना है, हमें इन टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है, और इस तरीके से हमारे पास पैटर्न जो है वो आया है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास जो है वो बड़ी क्लियरली जो है हम लोगों को समझनी है। अच्छा, अब सिलेबस मैंने आपसे जब डिस्कस किया था कल, तो मैंने आपको ग्रुप में सिलेबस भी भेज दिया था, और डेफिनेटली जो भी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आई विल बी सेंडिंग यू, ठीक है। और जो टॉपिक्स मैं आपको जब पढ़ाना शुरू करूंगा, तो उनका कंटेंट भी टिल आपको नोट्स नहीं मिल जाते, तो मैं PDF के फॉर्म में जो है वो भेज दिया करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कल जो है वो A2 का रिजल्ट आया है, और काफी बच्चों ने जो है वो पेपर्स दिए थे। तो रिजल्ट सोशियोलॉजी की बात करता हूँ, जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, कंपेयर टू द साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का रिजल्ट भी अच्छा है, मैं क्योंकि मैं दोनों दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, लेकिन सोशियोलॉजी का इस दफा ओवरऑल सब टीचर्स का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आया। इसके दो रीजन मैं ये शायद आपको बता सकूं। पहला रीजन तो ये था कि एक पैंडेमिक था, कोविड था, तो शायद इसमें लीनियंसी थोड़ी बहुत हुई हो। और दूसरी चीज ये है कि जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ना, पेपर पैटर्न चेंज होने से बहुत एडवांटेज हम लोगों को मिला है, ठीक है। मतलब आई थिंक के बच्चों को पेपर पैटर्न चेंज हुआ जो है वो इजी लगा, उन्होंने अच्छा ग्रैप किया, और चीजों को अच्छी तरीके से किया। अच्छा, जो रिजल्ट है ना सारा, एक पहले बता दूं, एक्सेल का रिजल्ट है। एक्सेल या एक्सेलरेटेड अगर आप इसको समझ जाएं, तो ये होता है कि AS और A2 का दोनों का पेपर बच्चों ने दिया है। तो लाइक अगर किसी बच्चे का B आया है, तो उसने 4 पेपर्स दिए हैं, तो उसका जो है वो B आया है, ठीक है। और इस तरीके से मतलब 4 पेपर्स देने के बाद, और अगर कोई कॉलेज से था और वो पहले जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स ले चुका था, तो उसका सारा रिजल्ट जो बेस करता था वो A2 के रिजल्ट पे बेस करता था। तो हमें थोड़ा सा इस चीज पे बेनिफिट हो गया कि जो ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ, इससे जो है काफी स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट जो है वो हुआ है, एंड इट्स अ गुड साइन बाय द वे। एंड मुझे मैंने कुछ रिजल्ट्स जो है वो शेयर भी किए हैं फेसबुक पे, और मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे भी लगाए हैं, क्योंकि ऑल दो आप लोग मेरे पास शायद ऐड नहीं है या नंबर वगैरह सेव नहीं है, तो इसलिए जो है आप लोग वो नहीं देख पाए। बट इट्स अ गुड साइन, आई एम फीलिंग बट मोटिवेटेड है, बड़ा अच्छा अच्छा फील कर रहा हूँ कि इतनी मेहनत हमने जो की है नए पैटर्न पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वैसे ऐसे बता रहा हूँ कि रमजान में पूरे लेट नाइट क्लासेस एंड ऑल दैट, तो वो सब जो है वो प्रोडक्टिव हो गई, ठीक है। और मैंने कंटेंट पे, क्योंकि नया पैटर्न जब आता है तो कंटेंट पे बहुत काम करना पड़ता है, तो मैंने बड़ा बहुत कंटेंट पे बहुत काम किया, तो इट वर्कड। तो सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ऑल्दो यू आर गोइंग फॉर द मई जून, लेकिन आप अच्छा करें, ठीक है। और जिस तरह से आपका AS का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आपको A2 में इजी हो जाएगा। जैसे अगर किसी का रिजल्ट AS में B आता है, तो वो उसको मेहनत करके A2 में जो है वो A भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो आपने अपना पॉजिटिव देना है, इंशाल्लाह सब जो है वो अच्छा आपके साथ जो है वो होगा। लेट्स टॉक ऑन दिस के हमारे पास किस तरीके से पेपर आता है। अगर किसी ने कल क्लास मिस की थी, तो मैं आपको बता दूं
कि हमने पूरे सिलेबस पे बात की थी, हमने उसके इंटरनल मटेरियल पे बात की थी, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, क्या क्या चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं, किस किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या है वो चीजें मैंने सारी आपसे जो है वो डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब लेट्स टॉक ऑन दिस के हमारा पेपर कैसा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करता हूँ, पेपर टू पे बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पेपर टू पे क्यों बात कर रहा हूँ, इसका रीजन ये बता देता हूँ, क्योंकि पेपर टू जो है वो प्योरली फैमिली पे बेस्ड है। और एक चीज जो है यहाँ पे मैं समझा दूं कि पेपर वन और पेपर वन जो है, पेपर वन और पेपर टू दोनों जो है वो सेम जो है वो स्टाइल के होते हैं। मार्क्स सेम है, ड्यूरेशन सेम है, क्वेश्चंस के स्टाइल सेम है, सिर्फ कंटेंट जो है वो डिफरेंट है। तो आप इसको समझ जाइएगा, क्योंकि अगर आपको पेपर वन समझ आ गया तो अल्टीमेटली आपको जो है वो पेपर टू भी जो है वो समझ आ जाएगा। इट विल बी इजी थिंग। अच्छा, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। आई हैव शेयर द स्क्रीन विद यू। आप देख सकते हैं कि द फैमिली स्पेसिमेन पेपर है, ये स्पेसिमेन पेपर है, यू डोंट हैव टू वरी। थोड़े टाइम में ये आपको मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। स्पेसिमेन पेपर द फैमिली आपके पास है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, फॉर एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी, फॉर एग्जामिनेशन 2021। इसका मतलब ये है कि ये इसी एग्जाम से जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 से। और 2021 में पहला एग्जाम जो हुआ है ये मई जून वाले बच्चों ने दिया है, और डेफिनेटली वो कम बच्चों ने दिया, जो एक्सेलरेटेड सिर्फ उन्होंने दिया है, क्योंकि एएस वाले तो एक्सपेक्टेड ग्रेड के बाद उन्होंने सिर्फ A2 जो है वो दिया है। तो ये पहली दफा मई जून में अप्लाई हुआ है, और जो है दूसरी दफा ये अप्लाई होगा अक्टूबर नवंबर के एग्जाम में। अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स में जो है वो अप्लाई होगा, अभी जो होने वाले हैं थोड़े टाइम में। ठीक है, 13 अक्टूबर को पेपर है। अच्छा, अब एक चीज मैं बात कर लूं आपसे कि जब आप जो है वो पेपर देंगे, तो आपके पास अगर हम देखें तो एक स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने के लिए होगा। ठीक है, ये वाला जो भी है हमारे पास सामने, और एक मई जून के पास पेपर्स होंगे, और अक्टूबर नवंबर के पास पेपर्स होंगे। तो सिर्फ आपके पास 3 पेपर्स जो है वो सॉल्व करने के होंगे। ऑल्दो अगर हम देखें तो एक यहाँ का जो है पेपर होता है, और उसके बाद जो है वो वेरिएंट्स होते हैं, तो 2 पेपर होती है, एटलीस्ट 5 पेपर्स आपके पास सॉल्व करने के लिए हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मटेरियल हमारे पास 5 पेपर्स का जो है वो जो है वो जमा हो जाएगा। और काफी सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी जो है वो कलेक्ट की हुई है, तो क्वेश्चंस विद मार्किंग स्कीम मैंने प्लान किए हुए हैं, तो आप उसको भी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से एक चीज बताऊं, आपने ना मेरे पेस के साथ चलना है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं मेरा पेस जो है वो बहुत स्लो है, कीपिंग आई ऑन एवरी स्टूडेंट। ठीक है, मैं हर स्टूडेंट को समझने के उस पे मैं बहुत जो है वो स्लो और ग्रेजुअल चलता हूँ। एक चीज, हर चीज एक सिस्टमेटिकली जो है वो लेके चलता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कल मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया, फिर जो है आज मैं आपसे जो है वो पेपर्स डिस्कस कर रहा हूँ, कल मैं आपसे कोई और चीज डिस्कस करूंगा। आपने बस उन्हीं चीजों को फॉलो करते रहना है, आपको कुछ फैंसी करने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज मैं बताऊं आपको वो समझ, जैसे मैंने कल आपको सिलेबस बताने के बाद सिलेबस सेंड किया, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हाफ एन आवर या 1 आवर जो भी आपके पास टाइम बचता है, आप उसमें उस चीज को देख लें। जैसे अभी मैं स्पेसिमेन पेपर आपको सेंड करूंगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस स्पेसिमेन पेपर को अच्छे तरीके से जो है वो देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे जो है वो उसको डिस्कस करें। तो यही हमारा जो है वो तरीका है। ठीक है, आप इस तरह से मेरे साथ चलते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, प्रॉब्लम कब आता है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। मैं एक टॉपिक कराता हूँ, दूसरा टॉपिक कराता हूँ, तो बच्चा कहता है हम पढ़ लेंगे, वीकेंड पे पढ़ लेंगे। तो फिर 3 to 4 टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वीकेंड पे उसको टाइम नहीं मिलता। फिर वो डेफिनेटली क्या करता है, 3 to 4 टॉपिक्स और जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से 7 8 टॉपिक्स, और कभी कभी ऐसा होता है मैं 10th टॉपिक पे होता हूँ और बच्चा जो है वो सेकंड टॉपिक पे होता है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। ये सारा मसला जो है वो क्रिएट होता है। तो यू हैव 4 क्लासेस अ वीक, और आपके पास वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है,
तो आपने वट एवर वी हैव कवर्ड इन दोज 4 क्लासेस, आपने सिर्फ ये करना है कि वीकेंड पे बैठ के उसको जो है वो पढ़ लेना है, देख लेना है, दैट्स इट। ज्यादा कुछ आपको आपको मैं ये नहीं कह रहा आप ये वाली बुक्स निकाल के पढ़ने शुरू हो जाएं, आप इस पेपर्स को सॉल्व करने शुरू हो जाए, नो। जब मैं आपको जो बताऊंगा बस आपने उसी तरीके से जो है वो चलना है। आई मेक द थिंग्स इजी, आई रियलाइज के बच्चा क्या है, कितना टेम्पो है, क्या कैलिबर है, मैं बहुत जल्दी जो है वो समझ जाता हूँ। जो क्विज दूंगा उसके लिए आप प्रैक्टिस करिएगा, जो असाइनमेंट दूंगा उसके ऊपर, दैट्स इट। ज्यादा आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की जो है वो जरूरत नहीं है। ओके, so let's talk on this 1 hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes specimen paper, ठीक है। और जो है 9699 इज द कोड, कल भी मैं आपको बता रहा था कि 9699 आपका जो है वो कोड है, ये आपको याद रखना है। हर सब्जेक्ट का अपना डिफरेंट कोड होता है 9699, और आखिरी वक्त तक वैसे बच्चों को कोड भी पता नहीं होता कि हमारे सब्जेक्ट का कोड क्या है। 9699 क्लियरली रिटन हेयर, ये बड़ा बड़ा यहाँ पे जो मैंने आपके लिए कर दिया है, ये आपका कोड है, ठीक है, 9699। इसको जो है वो आप आज ही जो है वो याद कर लें, 9699, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी वन। तो दिस इज द कोड। और अगर आप देखते हैं तो पेपर का नाम द फैमिली है, द फैमिली, जो कि कल मैं सिलेबस में बता रहा था कि हम इसमें सिर्फ फैमिली के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, वेरी क्लियर है। और इस पे लिखा हुआ है कि आंसर बुकलेट आपको दी जाएगी। आंसर बुकलेट का मतलब है कि आपको जो है, आंसर बुकलेट का मतलब है कि आपको जो है एक आंसर बुकलेट अलग से देंगे, और आपने उसको जो है उसके अंदर जो है वो आंसर्स लिखने, मीन्स जिस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में होता है कि एएस में कि आपको क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे लाइंस गिवन होती हैं, आपने एक्चुअली क्वेश्चन पेपर के अंदर ही सॉल्व जो है सब कुछ करना होता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा लेंथ पे आंसर लिखते हैं, लाइंस की लिमिट नहीं है, तो आपको आंसर बुकलेट अलग से देते हैं। अच्छा, फिर एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये लिखी हुई है, आंसर 4 क्वेश्चंस इन टोटल। टोटल आप 4 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सेक्शन ए में से आपको सारे आंसर्स करने, इसका मतलब है सेक्शन ए में हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। और दूसरी बात जो आपको लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि सेक्शन बी में आपको जो है या तो क्वेश्चन नंबर 4 या तो क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से जो है एक क्वेश्चन का आंसर करना है। मींस के वी हैव अ चॉइस है, ठीक है, 4 या 5 में से एक जो है वो आपको चॉइस करना है। वट एवर यू फाइंड इजी, आप उसकी तरफ जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मेंशन है, वो ये है कि ये जो पेपर आपका है, ये 60 मार्क्स का है। यहाँ पे ये भी मेंशन है, द टोटल मार्क्स ऑफ दिस पेपर इज 60, ठीक है। तो अब ये सेम जो है इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर 1 में भी लिखी हुई मिलेंगी। आई शो यू दैट। सेम मार्क्स आपको पेपर 1 में भी मिलेंगे, सेम टाइम ड्यूरेशन आपको पेपर 1 में मिलेगा, ये सारी चीजें आपको जो है वो पेपर 1 में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जिस पे हम फोकस करते हैं वो ये है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उस पर बात करते हैं। अच्छा, दिस इज होल ऑफ द पेपर, जो आपके सामने ये है, दिस ये आपका पूरा पेपर है। यू कैन सी हेयर वेरी क्लियरली, आपके पास जो है दो सेक्शंस आ रहे हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सो इन सेक्शन ए यू कैन फाइंड आउट आंसर ऑल क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, ठीक है। जैसे कि ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस में गिवन था कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने हैं, सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करने हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जो है वो गिवन है, सही है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो द क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब टू फंक्शंस ऑफ द फैमिली। अच्छा, मैं ये फैमिली का इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली की चीजें ऐसी हैं कि अगर मैं कॉमन सेंस वाली बातें भी बताऊंगा ना, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। टू फंक्शंस ऑफ द फैमिली, डेफिनेटली वी ऑल नो दिस थिंग कि फैमिली बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, और इसमें से आप कोई भी जो है वो सेलेक्ट कर लें तो वो आपके लिए जो है इजी हो जाएगा। जिस तरीके से आपके दिमाग में आए होंगे कि व्हाट फैमिली जो है वो आपके लिए, फैमिली इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करती है, आपके लिए सोशलाइजेशन का पर्पस जो है वो फिल करती है, रिप्रोडक्शन विद इन द फैमिली, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करती है, ठीक है, किड्स की जो है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है,
तो बहुत सारे फंक्शंस फैमिली के हैं, आपने कोई भी दो फंक्शंस जो है वो बता देने हैं। अच्छा, अब ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको जरा आप यहाँ पे देखिएगा कि इसमें इसको करते कैसे हैं। मैं इस पे और भी डिटेलिंग करूंगा, लेकिन मैं जस्ट ब्रीफली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें ये होता है कि आपने कोई भी दो फंक्शंस के नाम लिखे और इनको 1 और 2 लाइन में एलैबोरेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, आपने उसको एलैबोरेट कर दिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल सोशलाइजेशन, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, 1 मार्क फॉर डिस्क्रिप्शन, इस तरह से ये होता है। तो बड़े सिंपल तरीके से होता है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन टू वेज इन विच फैमिली सपोर्ट्स कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि फेमिनिस्ट के बारे में पहली क्लास में आपसे पूछा था कि आपको फेमिनिस्ट का क्या आइडिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने बताया था कि जी आपको फेमिनिस्ट का ये आइडिया है। तो सेम जो है वो आप यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है वो मार्क्सिस्ट के बारे में वो पूछ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जी, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, टू वेज है। अच्छा, तो क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा उसमें लेंथ थोड़ी सी डालनी पड़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि आप पता चल रहा है कि अच्छा, आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें टू फंक्शंस है, और अगर आप नीचे वाले क्वेश्चंस में जो है वो देखेंगे तो वहां पे भी टू वेज है। तो लेकिन मार्क्स डिफरेंट है, वहां पे 4 मार्क्स है, वहां पे 8 है। तो ये एक बड़ी कॉमन सेंसिकल किस्म की चीज है कि 8 में हमें ज्यादा एलैबोरेट करना पड़ेगा, ज्यादा जो है डिटेलिंग जो है वो करनी पड़ेगी, ताकि एग्जामिनर हमें एक पॉइंट के 4 मार्क्स जो है वो दे, हमें एक पॉइंट के 4 मार्क्स जो है वो दे। और आई डेफिनेटली फील लाइक दिस एंड इट शुड बी देयर कि आपको यहाँ पे एक या दो रिसर्चर्स के नाम जो है वो डालने हैं। एटलीस्ट यू शुड गो वन नेम ऑफ द वन रिसर्चर्स, ठीक है। अभी रिसर्चर क्या होते हैं मैं जरा जो है वो आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, अब फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। आपका पेपर बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं मिड टर्म लूंगा, तो वैसे मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग विद द फैमिली फर्स्ट, हम फैमिली को पहले पढ़ेंगे। तो जब मैं आपका मिड टर्म लूंगा, तो मैं आपसे जो है वो आपको बिल्कुल इसी तरीके से पेपर आएगा। ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन जो है पेपर का फॉर्मेट तरीका वगैरह बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो वो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन टू लिमिटेशंस ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द फैमिली, ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि टू वेज इन विच सपोर्ट्स कैपिटलिज्म, दिस इज अनदर क्वेश्चन, और टू लिमिटेशंस है, ये अदर क्वेश्चन है। अच्छा, अगेन फ्रॉम टू फंक्शन टू टू वेज टू टू लिमिटेशंस, सब जगह वो टू टू पूछ रहा है, लेकिन मार्क्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। पहले आपने देखा टू फंक्शंस में आपके पास 4 मार्क्स हैं, फिर आपने देखा कि टू वेज में आपके पास जो है वो 8 मार्क्स हैं, और अब टू लिमिटेशंस में आपके पास जो है वो 6 मार्क्स हैं, ठीक है। 6 जो है वो मार्क्स हैं, और ये आप इसको जो है देख लें अच्छी तरीके से, अपने दिमाग में बिठा लें कि इस तरीके से ये आएगा, और आपका पेपर बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। जो हम सारी मेहनत करेंगे, सारा एफर्ट, सारा जो आपके प्रिपरेशन है, वो सिर्फ इस पेपर को सॉल्व करने के लिए होगी, ठीक है। अब इफ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर वो कह रहा है आपको कि फैमिली डाइवर्सिटी इज पॉजिटिव फॉर सोसाइटी, फैमिली डाइवर्सिटी इज पॉजिटिव फॉर सोसाइटी, फैमिली डाइवर्सिटी इज पॉजिटिव फॉर सोसाइटी का मतलब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो आपको डाइवर्सिटी पता होना चाहिए क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब ये आप मेरे नोट्स पे भी ये डाइवर्सिटी बहुत दफा लिखा हुआ देखेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि फैमिली डाइवर्सिटी, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म की फैमिलीज हो। आपको रिलीजियस इस तरह बोलने हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रिलीजन एक सोसाइटी में हो, ठीक है। तो ये एक आपके पास चीज आती है। अच्छा, हम इसको अगर देखें तो ये क्वेश्चन बच्चा इसमें काफी कंफ्यूजन बच्चे को हो जाती है। अब वो कह रहा है कि फैमिली डाइवर्सिटी इज पॉजिटिव फॉर सोसाइटी, ओके, लेकिन वो ए पार्ट में देता है एक्सप्लेन दिस व्यू। तो अब यहाँ पे जरा सुनिएगा, यहाँ पे बच्चे नॉर्मली गलत क्वेश्चन करते थे, इन बच्चों ने मिड टर्म में भी इसको गलत कर दिया था। यहाँ पे मतलब ये है कि आपने वो पॉइंट्स बताने हैं, आपने वो पॉइंट्स बताने हैं जिससे लगे कि फैमिली डाइवर्सिटी जो है, फैमिली डाइवर्सिटी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव है। ऑल दोस पॉइंट,
आप 3 to 4 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे इलैबोरेट करेंगे कि जिससे लगे। अच्छा, अब डोंट कंसिडर दिस थिंग कि ये हमारे पास जो है वो उस तरीके से जा रहा है। किस तरीके से जा रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें जा रहा है कि आपने कुछ पॉइंट ऐसे लिखे जिससे लगे कि पॉजिटिव है और कुछ नहीं नहीं नहीं। प्योरली अगर वो यहाँ पे पूछ रहा है कि फैमिली डाइवर्सिटी इज पॉजिटिव फॉर सोसाइटी, आपने सारे वो पॉइंट्स बताने हैं जिससे पता चले कि फैमिली डाइवर्सिटी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर वो इस जगह ऐसा भी लिख सकता था, स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकता था, फैमिली डाइवर्सिटी इज नेगेटिव फॉर सोसाइटी। तो जब ऐसा आता कि फैमिली डाइवर्सिटी जो है वो तो इज नेगेटिव फॉर द सोसाइटी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपने वो सारे पॉइंट्स बताने जिससे ये फीलिंग आए कि फैमिली डाइवर्सिटी जो है वो नेगेटिव है। ठीक है। इट्स नॉट अ फॉर एंड अगेंस्ट थिंग बाय द वे। क्यों फॉर एंड अगेंस्ट थिंग नहीं है? क्योंकि अगर आप उसका नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, बी पार्ट चेक करते हैं, ठीक है, बी पार्ट जो है चेक करते हैं, तो बी पार्ट में अगर आप देखते हैं, ठीक है, बी पार्ट में अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि वो कह रहा है कि यूजिंग सोशियोलॉजिकल मटेरियल गिव वन आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू। मतलब कि आप कोई सोशियोलॉजिकल नॉलेज या कुछ इस तरीके से जो है वो अप्लाई करने के बाद हमें ये बताइए कि ये जो है डेफिनेटली ये सोसाइटी का जो है वो लिए प्रॉब्लम है, आपने इस व्यू के अगेंस्ट जाना है, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, ये जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ठीक है, इससे हमें यही पता चल रहा है, ठीक है, इससे हमें जो है वो यही पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है हमें नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। मतलब अब ये फॉर एंड अगेंस्ट वाली बात बन गई, क्योंकि जो 10 मार्क्स में है वो फॉर में चला गया और जो 6 मार्क्स में है वो अगेंस्ट में आ गया। सही है। तो वन आर्गुमेंट आपने कोई भी एक एक्सप्लेनेशन देनी है, सोशियोलॉजी को एक्सप्लेनेशन देनी है, ये मैं आपको सिखा भी दूंगा किस तरह से होगा, और आपने इसको फिर उसी तरीके से जो है वो लिखना शुरू करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बाय द वे, बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या किस जगह पे क्या चीज मुझे करनी है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का आपके पास इशू आता है जो बच्चे उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। मैं आपको प्योरली एक बात बताऊं कि ए लेवल्स का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मेनी स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है। जो है वो जो है बेसिकली क्या, वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते। ठीक है। तो यही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता या उन्होंने पढ़ा नहीं है या उनकी नॉलेज नहीं है या उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो मसला है, ठीक है, सिर्फ मसला जो आता है वो ये आता है कि उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, उनको ये पता ही नहीं होता क्या। तो जिसको मैं एक वर्ड बोलता हूँ ना, इंटरप्रेट करना, आपको इंटरप्रिटेशन बेहतरीन आनी चाहिए। अगर आप चीजों को सही से जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, वो फिर आपको जो है ये समझ आ जाएगा, आप आराम से तो कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट you are taking, but if your interpretation of the question is not right, you are losing the marks. डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर कि इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था, मुझे सब आता था, ठीक है, ये मैं क्या करूं ना। तो उसमें जो प्रॉब्लम आता है, उसमें प्रॉब्लम जो है वो ये आता है कि आप जो है उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, आप उस चीज को उस तरीके से नहीं समझ रहे होते जो रिक्वायर्ड है, जो क्या है रिक्वायर्ड है। तो ये एक हमारे लिए जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज है। आपने बेसिकली उस आइडिया को समझना है कि एग्जाम में वो आपसे पूछ क्या रहा है, फिर आपको जो है वो चीजों को करने में इजी हो जाएगा। अगर आपको वो समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया, तो आप उस चीज को नहीं ग्रैब कर पाएंगे। मैंने बहुत दफा बच्चों को ये देखा है करते हुए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हो रही होती क्वेश्चन को। तो आप क्या करें, अगर आप इफ यू आर नॉट गुड एट अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चंस, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये काम करें कि आप प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चंस को देखें,
आप उनको समझें, आप उनकी मार्किंग की पढ़ें, ठीक है। देखें, व्हाट आई वाज सेइंग कि वी कैन नॉट वर्क ऑन योर इंग्लिश राइट नाउ, ठीक है। ये आपको जो है वो स्कूल्स में करना था, और या ओ लेवल्स से पहले जो भी आपको करना था, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, हम आपकी जो है वो इस पे काम नहीं कर सकते अंग्रेजी पे, हम लेकिन आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करने की प्रैक्टिस जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट स्टडी द थिंग्स एंड दे डोंट गो फॉर द पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स जब आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, लेट्स टॉक ऑन द लास्ट पार्ट, और जो बहुत ही हैवी पार्ट है और जो लोगों को इससे बड़ा डर लगता है कि 26 मार्क्स का क्वेश्चन, 26 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 26 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आपने कभी ना कभी एसेज लिखे होंगे, जब आप अपनी पढ़ाई करते होंगे तो आपने एक ऐसे राइटिंग जो है वो की होगी। बहुत दफा लोग जो है वो एसेज लिखते हैं, डेफिनेटली ऐसे राइटिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग। और तो ये जो क्वेश्चन होता है 26 मार्क्स का, इट्स ऑल एसे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होता है जी? वो एसे बेस्ड किस्म क्वेश्चन होता है, और आपको उसको अटेम्प्ट जो है वो करना होता है। इसमें ये होता है कि एक आर्गुमेंट दिया होता है, आपको उसके बोथ साइड ऑफ द डिबेट पे बात करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ सॉलिड कंक्लूजन कि आपको क्या लगता है वो चीज वैसी है या नहीं है, ठीक है। मतलब आप अपने इवैल्यूएटिव जो है वो कंक्लूजन देते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, आपको क्या लगता है किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और किसका जो है वो वीक पॉइंट है, आपको क्या लगता है जो बात आपको बताई गई है वो एज इट इज है या नहीं है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे जो है वो समझनी है। तो इस पे अगर हम देखें तो आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, evaluate the view that nuclear family is universal, और evaluate the contribution of different feminist perspective to our understanding for the family, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए डेफिनेटली भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि फेमिनिस्ट है, हम तीन किस्म की फेमिनिस्ट पे जो है वो इस पे बात करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन में ये करना है कि आपने बताना है कि जी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली है क्या। फिर आप तीनों पे बात करेंगे कि जी रेडिकल ये कहती हैं, मैं नाम ले देता हूँ, मार्क्सिस्ट ये कहती हैं फेमिनिस्ट, और रेडिकल ये कहती हैं, और लिबरल ये कहती हैं। और फिर उनको आपस में आप जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ये क्या है। अच्छा, एक जबरदस्त बात बताऊं आपको, फॉर्चुनेटली ये जो दोनों क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में आए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे नोट्स में सॉल्व हुए हुए हैं, ऑलरेडी मेरे नोट्स में जो है वो सॉल्व हुए हैं। आप मेरे नोट्स देखेंगे तो तकरीबन 15 टू 20 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें सॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है। तो आपको वहां से बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो चीजों को हैंडल करना है। और नॉर्मली अगर आप उन क्वेश्चंस को देख के चले जाते हैं तो उनमें से घुमा फिरा के वो एक ही क्वेश्चन वो ही पूछ रहता है। देखें, एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो एज इट इज उठा के दे दे, ठीक है। ये ए लेवल है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके, वो उसकी लैंग्वेज चेंज करके, वो उसका स्टाइल चेंज करके आपको दे सकता है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि evaluate the view that families are symmetrical, इसको डिफरेंट स्टाइल से पूछ सकता है। evaluate the view that male are still dominating the family, evaluate the view that females are exploited in the family, evaluate the view that family is still unequal। तो इसी बात को वो 3 4 5 तरीकों से आपसे पूछ सकता है, आंसर इसका सेम है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या कहता है कि सर ने तो हमें जो है वो सिमेट्रिकल फैमिली करवाया था। तो भाई सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब, अच्छा सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब होता है जब मेल और फीमेल बराबर होते हैं, दोनों जॉब करते हैं, दोनों घर संभालते हैं। सर ने तो हमें ये करवाया था। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फीमेल्स आर नॉट गेटिंग द इक्वल राइट इन द फैमिली, ये क्या हो गया? तो भाई उसने उस चीज को लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया है। तो यहाँ पे आपको जो है यू हैव टू प्ले स्मार्ट है, यहाँ पे आपको पूरा स्मार्ट होकर जो है वो काम करना पड़ता है यहाँ पे, वरना आप जो है वो मार्क्स जो है अपने लूज कर सकते हैं। तो ये सारा पेपर है, और मैं आपको इसको जो है वो भेज भी देता हूँ, ताकि आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो देख भी लें। और अच्छा, मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे डाल सकते हैं, ठीक है। और आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं कि सर ये चीज जो है मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको जो है वो बता भी दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो है वो सेंड कर दिया है, आप इसको देख के अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम,
आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, I'll take the question. Do vocabulary counts in the answers? देखिए, मैं सिंपल, आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं इसका आंसर आपको कर देता हूँ बिफोर वी गो फॉर द पेपर। जब हम पेपर 1 की तरफ जाते हैं उससे पहले मैं आपको आंसर कर देता हूँ। आप पूछिए कि वोकैबुलरी, देखें, वोकैबुलरी का मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको इस तरह से बताऊं कि एक तो होती है, आप सोचिए कि अगर मैं बहुत हार्ड इंग्लिश लिखूंगी, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कोर इन दैट। मैं डिफिकल्ट इंग्लिश, मतलब आपके पास डिफरेंट वर्ड्स वगैरह, देखिए इसमें आपको डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं लिखनी, आपको सिंपल इंग्लिश लिखनी है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए सोशियोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, जिस तरह से कल की क्लास में भी मैंने एक टर्म यूज किया था कोहैबिटेशन का। कोहैबिटेशन का मतलब होता है व्हेन अ मैन एंड वुमन आर लिविंग टुगेदर लाइक द पार्टनर्स, ठीक है, और बट दे आर नॉट मैरिड, ठीक है, उनका रोमांटिक रिलेशनशिप होता है एंड दे हैव बेबीज टू समटाइम्स, ठीक है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं होते। सही है, आपको बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पहले कोहैबिटेशन में रहे हैं एंड आफ्टरवर्ड्स दे गॉट मैरिड। तो अब आपने इसको सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना होगा। आपने इसको जो है वो सुना होगा इस तरीके से, साथ रह रहे हैं, इस तरह बोला होगा। लेकिन जो वर्ड कोहैबिटेशन है ना, वो सोशियोलॉजिकल वर्ड है। तो अब आपको इन वर्ड्स को, वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है, आपने इन वर्ड्स को यूज करना है अपने आंसर्स में। ठीक है, मैं सिंपली आपको बता दूं कि आप अगर मुश्किल अंग्रेजी लिखते हैं, या वो जो ईडियम्स या प्रोवर्ब्स या इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, तो इससे आपको मार्क्स नहीं मिलते, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, डेफिनेटली आप जो है वो अस्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, सेव फॉर एनी डे, और इस तरह से, तो बेटा इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी सोशियोलॉजिकल सेंस हो, अंग्रेजी आपकी अच्छी हो, मतलब अंग्रेजी अच्छी का मतलब ये कि सेंटेंस फॉर्मेशन, पैराग्राफिंग शुड बी जो है वो प्रॉपर, ठीक है। और एक एक बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर हम आंसर को लंबा लिखेंगे तो वी आर गोइंग टू स्कोर इन दैट, ठीक है। ये बच्चों का जो है वो एक बहुत बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है कि अगर 8 मार्क्स से मैंने 2 पेज भर दिए तो इट्स इनफ। तो बाद दफा ऐसा होता है कि आप उस चीज को रिपीट भी किए जा रहे होते हैं, एक बात को बार बार लिखे जा रहे होते, लिखे जा रहे होते, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर मार्क्स ऑन दैट। बड़ा सिंपल तरीके से आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आपको ऐसे मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, इसमें आपको जो है यू आर गोइंग टू लूज दोज मार्क्स इन दैट। आपको लिखने सोशियोलॉजिकल सेंस। अब शायद मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दी थी, अभी भी एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है जी। जी, जब तक आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे आप नहीं जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है न्यूक्लियर फैमिली, अभी आया भी था। न्यूक्लियर फैमिली अब क्या होता है, मनी ऑफ द पीपल दे डोंट नो, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है अ मैरिड कपल, ठीक है, लिविंग विद देयर डिपेंडेंट किड्स, मतलब एक शादीशुदा जोड़ा हो और वो अपने बच्चों के साथ जो है रह रहा हो, ठीक है, अम्मी अबू बच्चे। अब आई कैन आई एम श्योर अबाउट इट कि आप में से कुछ लोग जो है वो ऐसे ही रहते होंगे, अम्मी अबू और बच्चे, ठीक है। तो लेकिन आपको ये वर्ड नहीं पता होगा न्यूक्लियर फैमिली। और एक और होता है एक्सटेंडेड फैमिलीज। एक्सटेंडेड फैमिलीज शायद आपको ना पता हो, लेकिन आपने जॉइंट फैमिली का वर्ड जरूर सुना होगा, जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो सोशियोलॉजी में वो क्या हो गया, जॉइंट फैमिली हो गया, ठीक है। वैसे आप क्या बोलते हैं जो है, डेफिनेटली उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिली यूज करेंगे। वैसे आप नॉर्मली बात करते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, ऐसे बोलेंगे। whenever you are writing in sociology, then you have to use the word extended families। तो वो हमारी वोकेबलरी होती है। अच्छा, उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है, सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज या सोशियोलॉजिकल नॉलेज या सोशियोलॉजिकल टर्म्स, कोई भी वर्ड आप इसको यूज कर सकते हैं। अब शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा कि आप किसी से पूछते हैं कि जी डिवोर्स के रीजंस क्या है, ठीक है, डिवोर्स के जो है वो रीजंस क्या है, तो आपको हर बंदा जो है ना वो डिवोर्स के कोई ना कोई रीजन बता देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी लेमैन से भी पूछिए, अपने चौकीदार या मासी से भी, तो वो बता देगा, क्या बता देगा जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एक हमारे यहाँ कॉमन एक वर्ड यूज किया जाता है,
आई डोंट नो कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मुझे ये बहुत बड़ा वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। वो ये बोलते थे मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब मारधाड़, ठीक है। तो ये चीज जो है वो, और फिर एक और चौथा रीजन वो आपको देते हैं रिलेटिव्स, रिलेटिव्स की वजह से जो है वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो रीजन है ना, ये एक कॉमन सेंसिकल रीजन है, कॉमन सेंसिकल रीजन है। कॉमन सेंसिकल का मतलब ये कि आपको एक लेमैन भी बता सकता है। तो आप बोले अरे सोशियोलॉजी में तो सिर्फ फैमिली है, मुझे पता है, मैं तो फैमिली में रहती हूँ, मुझे तो ये भी पता है, मैंने खाला की शादी भी देखी है, पप्पो की डिवोर्स भी देखी हुई है, मैं तो सब कुछ इसमें लिख सकती हूँ। नो 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 नो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर हियर until unless you have these words जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कैसे? अब मैं आपको डिवोर्स के जो है रीजन सोशियोलॉजी में बताता हूँ। चेंजेस इन द लॉ, लॉ जो है यूके में जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया, किस वजह से डिवोर्स? राइजिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर द मैरिज, वहां पे फीमेल जो है वो मैरिज से ज्यादा डिमांड करने लगी क्योंकि शी इज वर्किंग। चेंजिंग सोशल एटीट्यूड, सोसाइटी का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई है। सेकुलराइजेशन, डिक्लाइन ऑफ द रिलीजन वहां पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ने ट्रेडिशनल रोल को, हाउस वाइफ और मदर को रिजेक्ट कर दिया है, वहां पे आपको वर्किंग वुमेन नजर आएंगी। तो वो चीज अगर आप देखते हैं तो अब आप जो आप बातें बोल रहे हैं वो बोलेंगे सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, ये तो मैं सिर्फ वो ब्रॉड ब्रॉड वर्ड्स बता रहा हूँ, अंदर वही बात है कि रिलीजन डिक्लाइन हो रहा है, मैरिज से अब लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वो पहले जो मैं आपको रीजन दे रहा था वो कॉमन सेंस के रीजन दे रहा था जी, डोमेस्टिक वायलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेटिव्स के इश्यूज, ये मैं दे रहा था। अब मैंने आपको थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल दे दिया। तो हमें जो है ना, rather than using difficult words of English, हमें सोशियोलॉजिकल उस पर जो है वो बात करनी होती है। और ये कुछ इतना कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी इजी, आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में जो है वो फिट हो जाएंगे। वो इतनी दफा एक चीज रिपीट होती है, जैसे कोहैबिटेशन इतनी दफा रिपीट होगा कि यू गॉट टू नो दिस थिंग। और एक्सटेंडेड फैमिलीज इतना दफा रिपीट होगा वर्ड कि आप किसी से बात भी कर रहे होंगे तो जिसको पता भी नहीं होगा तो आप वहां पे एक्सटेंडेड फैमिलीज जो है वो जो है वो बोलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द थिंग। लेकिन जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके पढ़ें, डेफिनेटली थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से ना पढ़ें, क्योंकि हम यूके की सोशियोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं और उनका लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है। जो हमारे यहाँ गुड हो सकता है वहां पे बैड हो सकता है, जो वहां पे बैड हो सकता है हमारे यहाँ पे गुड हो सकता है। दैट्स एंटायरली द डिफरेंट थिंग। तो ये सारी चीजें हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप जरा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, किस तरीके से। मुश्किल नहीं है बट एफर्ट है। जहां आप वो हुआ ना बैकफुट पे चले गए, ठीक है, बैकफुट पे चले गए का मतलब ये है कि आप थोड़े से, वो हमारे उर्दू में कहते हैं ना कि ढीले पड़ गए, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। हाँ, आप डे टू डे एनर्जेटिक होकर पढ़ते रहे एंड जस्ट स्टार्ट अगस्त में से चीजें जो है वो सिंक्रोनाइज होती हैं और फिर जो असल जो फ्लो आता है वो आपका सितंबर में आता है। अभी तो हमारे पास 14 अगस्त भी है, फिर 9-10 मुहर्रम भी है, तो और फिर वो जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद भी हैं, वी आर हैविंग द ऑनलाइन थिंग्स हियर। तो काफी चीजें बाद में जो है वो बेटर हो जाएंगी। बस ये मतलब, मैं कुछ बच्चे कहते हैं कि जी ऑनलाइन जो है जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो देन वी आर गोइंग टू स्टडी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जो है तकरीबन 2 to 2.5 मंथ्स जो है वो ऑनलाइन चलता रहा, और जो बच्चे वेट कर रहे थे कि फिजिकल क्लास में हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो वो शुरू होते 1-1.5 महीना चली है, फिर उसके बाद भी शिफ्टेड टू द ऑनलाइन। तो मतलब यही चीज है कि आपको हर चीज को नॉर्मलाइज करना है तो आपको चीजें समझ आती रहेंगी। अच्छा, बस हम लोग अब ऐसा करते हैं कि जी पेपर 2 भी थोड़ा, पेपर 2 देखने के बाद पेपर 1 देख लेते हैं और फिर हम उसको जो है वो एंड करेंगे यहाँ पे। और कल आपसे मैं बात करूंगा कि फैमिली के चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कंटेंट कंटेंट के बारे में, सिलेबस का कंटेंट बता दूंगा आपको, हम इसको स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। और फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि सोशियोलॉजी के बारे में ये है क्या, किस तरीके से है। मेरी कुछ वो है, कुछ एक दो वीडियोस वगैरह हैं, साइट्स वगैरह हैं, वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। लेट्स टॉक ऑन दिस। क्या? ठीक है ठीक है ठीक, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। पेपर 2 फैमिली।
पेपर वन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आई टोल्ड यू कि पेपर वन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम यू हैव 1 hour 30 minutes, 60 मार्क्स का पेपर है। इंस्ट्रक्शन भी वही दी हुई है कि 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, सिंपल एज इट इज वही है। बट द नेम ऑफ द पेपर इज डिफरेंट। पेपर का जो नाम है वो है सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये आपके पास जो है इस पेपर का नाम है। तो आपने इसको इस तरीके से देखना है कि ये पेपर का नाम क्या है, सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। और कल जिन्होंने मेरी क्लास ली थी तो मैंने इनको ये बता दिया था कि पेपर 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये वाला। जैसे फैमिली का मैंने बताया था कि इट्स प्योरली अ फैमिली थिंग। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो है एक पार्ट पढ़ेंगे सोशलाइजेशन का और आइडेंटिटी का, और एक पार्ट पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च का। और आप बुक में भी देखेंगे तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। और अगर आप जो है इसको इसमें देखेंगे, किसमें देखेंगे, नोट्स में भी देखेंगे, तो सोशलाइजेशन की नोट्स अलग हैं और रिसर्च के नोट्स अलग हैं। फैमिली की एक ही नोट्स हैं। ठीक है। तो आपको 3 सेट्स मिलेंगे, वन ऑफ द फैमिली एंड वन फॉर द सोशलाइजेशन एंड वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। पेपर जो है, मैंने कल इस पे काफी डिटेल में बात की थी कि क्या सोशलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे और मेथड ऑफ रिसर्च पे क्या पढ़ेंगे। ठीक है। पेपर जो है वो एक्चुअली जो है उसमें से वो दोनों चीजें पूछ सकता है, सोशलाइजेशन भी पूछ सकता है और मेथड ऑफ रिसर्च भी पूछ सकता है। तो अगर आप बोलते हैं कि मेरा मेथड ऑफ रिसर्च बहुत अच्छा है या मेरा सोशलाइजेशन बहुत अच्छा है, नहीं, आपको दोनों अच्छे करने हैं। अच्छा, अब आपको इसमें ज्यादा इतना कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन एक आप देखेंगे बिल्कुल वही स्टाइल है। ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। बिल्कुल सेम एज इट इज वही स्टाइल है जिस तरह से फैमिली वाला स्टाइल था। यू हैव सेक्शन ए, सेक्शन बी, आंसर ऑल क्वेश्चंस। बी में चॉइस है, 2 दिए हुए हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखें। आंसर ऑल क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिसर्च से है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिसर्च से है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोशलाइजेशन से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोशलाइजेशन से है। अब बच्चे बता रहे थे कि पेपर भी कुछ इसी तरीके से आया कि पहले 1 और 2 जो थे वो ऐसे थे और 3 जो है वो सोशलाइजेशन से था। लेकिन अब उसको चेंज भी कर सकता है वो। कैसे कि हो सकता है जब आप पेपर दें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो सोशलाइजेशन से दे दे और नंबर 3 जो है वो रिसर्च से दे दे। तो इसमें हम उसको कोई वो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते कि हमेशा। अच्छा, अब आप जो इसका सेक्शन बी देखें, जो 26 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है वो सोशलाइजेशन आइडेंटिटी से है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिसर्च से है। तो अगर आपका रिसर्च स्ट्रांग होगा तो आप रिसर्च का क्वेश्चन कर लीजिएगा, और आपका अगर जो है वो सोशलाइजेशन स्ट्रांग होगा आप उसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि उन्होंने ये बताया था कि सर एक सोशलाइजेशन का क्वेश्चन आया था और एक जो है वो रिसर्च का क्वेश्चन आया था। तो जिस बच्चे को जो सही लगा उसने वो किया। लेकिन अगर आप पहले पेपर्स देखें ना, पिछले जो सालों के पेपर्स हैं, वहां पे ऐसा होता था कि वो ऐसे ही देता था, एक सोशलाइजेशन का एक रिसर्च का। लेकिन 1-2 दफा उसने क्या किया। ठीक है। देखिए, मैं बच्चों को कहता था आप दोनों सही से पढ़ के जाएं, ताकि कुछ भी ऐसा हो अप एंड डाउन तो आप उसको हैंडल कर लें। एक दफा ऐसे ही हुआ, एक दफा ऐसी हुआ कि उसने दोनों नीचे जो क्वेश्चन थे ना 26 के, वो सोशलाइजेशन से दे दिए। तो वो तो मैं तो बच्चों को तो करवा देता हूँ, लेकिन 1-2 टीचर्स थे जानने वाले मेरे, उन्होंने जो है वो बच्चों को बोला था कि एक आता है तो उसमें चले जाना। तो वो स्टक हो गए थे, फंस गए थे बच्चे। और अब आप उस टाइम तो जो है वो 50 मार्क्स का पेपर होता था और 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। अब आप इमेजिन करें कि 50 मार्क्स का पेपर है और 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मतलब हाफ ऑफ द पेपर आपको नहीं आ रहा। तो अब तो ये 60 मार्क्स का, तो 26 में अभी फिर भी आपके पास मार्क्स बचते हैं। तो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आपको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है वो दोनों क्वेश्चन रिसर्च से भी दे दे और हो सकता है कि वो दोनों क्वेश्चन सोशलाइजेशन से भी दे दे, और वो उसकी मर्जी है। मतलब यू हैव टू स्टडी। आप पूरा दोनों पढ़ के जाए, जो भी दे दे आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। लेकिन नॉर्मली वी अज्यूम दैट के पेपर जो है वो इस तरीके से आएगा। तो ये भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। और आपने देखा है कि मैंने दोनों पेपर्स आपसे बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करनी है डिटेल में। इसके अलावा भी अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है ना, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं कि सर ये चीज बता दें, ये बता दें, तो आई कैन आंसर यू। आप चैट पे जो है मुझे लिख दें। कोई है क्वेश्चन? जी जी जी।
ये मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया था। जो मैंने आपको पेपर भेजे ना, स्पेसिमेन पेपर जो आपको भेजे, आप उसमें जो है वो देख लीजिएगा। पेपर 1 पे और पेपर 2 पे दोनों पे लिखा है फ्रॉम, ठीक है? आप इसको देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम 2021, ठीक है? पूरा बता देता हूँ, फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2021। तो 2021 में ये पेपर पहली दफा आया है। देखिए ये लोग ऐसा करते हैं कि हर 5 इयर्स के बाद जो है ना वो आगे पीछे करते हैं चीजों को। अब इसमें कोई खास चेंज नहीं आया, उसमें खास चेंज ये आया है कि फैमिली पहले पेपर 1 होता था, उन्होंने पेपर 2 कर दिया है। और दूसरा वाला जो पेपर था वो थ्योरी एंड मेथड्स के नाम से होता था, पेपर 2, तो उन्होंने थ्योरी मेथड्स का नाम चेंज करके जो है वो सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मेथड ऑफ रिसर्च रखा है। कंटेंट दोनों का जो है वो सिमिलर है, बिल्कुल कंटेंट सिमिलर है। अब और एक और चेंज जो आया है कि उन्होंने थ्योरी एंड मेथड्स वाले पार्ट का जो है ना वो थोड़ा सा टॉपिक्स कम किए हैं, वो आसान कर दिया है, ठीक है? थोड़े से टॉपिक्स जो है वो कम करे हैं, वो एक अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट। पेपर पैटर्न चेंज हो गया, पहले 50 मार्क्स का पेपर आता था, अब 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और फिर अभी पेपर का स्टाइल चेंज हो गया। आपने ये नहीं सोचना कि पीछे क्या आता था, ठीक है? आपने बस इस तरह से सोचना है कि आप अभी 2021 में है, ठीक है? और ये पेपर जो है कब से शुरू हो रहा है, 2021 से। आपने इस पे स्टिक रहना है। दैट्स द प्लान दैट वी हैव। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैंने दोनों स्पेसिमेन पेपर आपको जो है वो भेज दिए हैं, ठीक है? इसको आप देखें। कल हमारी क्लास जो है वो मॉर्निंग टाइम में है, ठीक है? थोड़ा सा अर्ली है, तो मेक श्योर कि आपको याद हो कि आपकी क्लास जो है वो किस टाइम पे है, और कोशिश करें कि आप क्लास को जो है अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजी क्या होती है और इससे क्या रिलेटेड चीजें हैं, इस तरह से इस पे बताऊंगा। और फिर मैं फैमिली के कंटेंट पे जो है वो हम बात करूंगा। और कल हमारी जो है वीक वीक की लास्ट क्लास होगी। मंडे को अगर क्लासेस होती हैं तो मंडे ट्यूसडे आई गेस होगा, क्योंकि मुहर्रम बाद में है शायद। तो फिर मैं आपको जो है वो उसमें फैमिली का एक पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करा दूंगा। अब विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक थिंग, टाइप्स ऑफ फैमिली से जो है हम स्टार्ट लेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली से हम स्टार्ट लेंगे, फिर इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ मैरिज। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको हम फिर डिवोर्स वगैरह फिर ऊपर इसको जो है वो लेके जाएंगे। बस आपने ये करना है, जो चीज बताऊंगा हैंड आउट भेज दूंगा, उसको एक दफा रीड कर लेना, एक छोटी सी समरी बना लेनी है। जब मैं समरी बनाने का बोलूंगा, जैसे जब मैं टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद जो है वो मैं आपको बोलूंगा कि आप समरी जो है वो बना लें। अपने रजिस्टर्स वगैरह प्रॉपर रेडी कर लें, जो भी चीज है, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसमें। और बेसिकली आपको नोटबुक्स तो कॉलेज से जो है वो मिल जाएंगी। तो प्रॉपर सोशियोलॉजी की अलग किस्म के जो है वो, ये नहीं कि एक ही उसमें जो है वो सारी चीजें कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो कर लीजिएगा, कोई भी किसी भी किस्म की डिस्कशन सब्जेक्ट्स को लेके कुछ इस तरह से, तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है? मेरी कंटिन्यूस बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। आई कैन नॉट आंसर यू इन अ क्विक वे, लेकिन आई मेक श्योर आई आंसर यू, ठीक है जी? थैंक यू जी। I'm leaving the meeting. Allah Hafiz.